नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां पर p और q पूर्णांक संख्या है और q 0 के बराबर नहीं है। अर्थात कहने का मतलब वे संख्याएं, कोई भी संख्या मान लो अक्स, इस संख्या अक्स को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते। जहां पर p और q ये दोनों संख्याएं कौन सी संख्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी। जहां पर p और q कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है और q 0 के बराबर नहीं है, तब हम उस संख्या को कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, √7, पाई और वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, ये सभी संख्याएं कहलाती है अपरिमेय संख्या। तो पाई और वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, इसकी बात हम करेंगे अगली क्लास में कि ये दोनों अपरिमेय संख्याएं क्यों होती हैं। हम इनकी एक बार फिर से चर्चा करें √2 और √3 की। किसी भी संख्या को ले लो, √2 और √3 को, तो √2 को हम लिख सकते हैं √2 बटा 1। इसका मतलब यहाँ पर हमने अंश बटा हर के रूप में लिख दिया। तो अंश बटा हर के रूप में तो लिख दिया हमने यहाँ पर। अब हमें ये चेक करना है कि क्या अंश और हर में जो संख्या काम मिलेगी वो पूर्णांक संख्या है या नहीं। तो यहाँ पर p के बराबर तो कितना लिखा हमने? p के बराबर तो है √2 और q की जगह कितना है? q की जगह है 1। तो यहाँ पर q तो 0 के बराबर नहीं है, तो इस बात की तो पालना हो रही है, q 0 के बराबर नहीं है। एक बात की तो पालना हो रही है, साथ ही इस बात की पालना हो रही है क्या? p व q पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ पर देखो p √2 है और q कितना है? 1। तो q तो पूर्णांक संख्या है, ये वाली जो संख्या है वो तो कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक संख्या नहीं है। तो इस बात की पालना नहीं हो रही, इस बात की पालना नहीं हो रही, तो ये कौन सी जो √2 है वो कौन सी संख्या हो गई? ये संख्या हो गई अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार √3, √7, √10, √11 ये जो सभी संख्याएं वो हैं अपरिमेय संख्या। इसके बाद हम बात करें वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है r के द्वारा और अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं q डैश के द्वारा। तो जो परिमेय संख्याओं का जो संग्रह था, उस संग्रह में अपरिमेय संख्याओं का संग्रह और शामिल कर दिया जाए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन दोनों को एक जगह शामिल कर लिया जाए, तो जो नया हमें संग्रह या नया समूह मिलेगा, उस नए संग्रह को कहते हैं वास्तविक संख्याओं का संग्रह या वास्तविक संख्याएं। अब हमने जितनी भी जो संख्याएं पढ़ी है उन सभी संख्याओं को इस आलेख के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या में कौन सी संख्या आती है? 1, 2, 3, 4 इस प्रकार आगे अनंत तक की संख्या आती है। तो इन संख्याओं को तो कहा था प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या के संग्रह में शून्य को और शामिल कर दिया जाए। प्राकृत संख्या के संग्रह में शून्य को शामिल कर दिया जाए, तो जो नया संग्रह मिलेगा उस नए संग्रह को कहा था पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याएं जैसे -1, -2, -3 इस प्रकार आगे अनंत तक इन संख्याओं को और शामिल कर दिया जाए। तो ये जो नया संग्रह मिला, इस नए संग्रह को कहा पूर्णांक संख्या। ये जो पूर्णांक संख्या है, इन पूर्णांक संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q पूर्णांक संख्या है और q 0 के बराबर नहीं है। और इसके अलावा भी अनेक संख्याएं होती है जो p बटा q के रूप की होती है, और p और q पूर्णांक संख्या होते हैं और q 0 के बराबर नहीं होते। जैसे 5/2, -2/3, 9/4 अनेक संख्याएं। इन संख्याओं को, और ये पूर्णांक संख्याओं का संग्रह था, इनको शामिल कर लिया जाए एक जगह, तो जो नया संग्रह मिला इस नए संग्रह को कहा गया परिमेय संख्या। ये जो नया संग्रह मिला इसे कहते हैं परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं के संग्रह में अपरिमेय संख्याओं का संग्रह और शामिल कर लिया जाए, तो जो नया संग्रह मिला इस नए संग्रह को कहा वास्तविक संख्याएं। एग्जाम्पल नंबर 3, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। संख्या रेखा पर हमें ये देखना है कि √2 कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले हम खींचेंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा कैसे खींचते हैं? एक रेखा खींची और उस रेखा पर समान दूरियों पर संख्याएं लिख दी।
समान समान दूरियों का मतलब लगातार दो संख्याओं के बीच की जो दूरी होगी वो सभी में क्या होगी, समान होगी। जितनी दूरी इन दोनों के बीच की है उतनी दूरी इन दोनों संख्याओं के बीच की होनी चाहिए, उतनी इन दोनों संख्याओं के बीच की होनी चाहिए। तो लगातार दो दो जो संख्याएं उनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा समान होनी चाहिए। अब लगातार जो दो संख्याएं इनके बीच की दूरी को मान लेंगे 1 इकाई। अब क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है ए बी जिसकी लंबाई 1 इकाई हो। तो यहाँ पर हमने एक ए बी रेखाखंड खींचा जिसकी लंबाई है 1 इकाई, और इस रेखाखंड ए बी के बिंदु बी पर एक लंब खींचेंगे और उस लंब की भी लंबाई कितनी होगी, 1 इकाई, और उस बिंदु को नाम दे दिया सी। उसके पश्चात बिंदु ए और सी को मिला दिया। अब जब ए और सी को मिलाया तो ये बन गया एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है यहाँ पर ए सी, आधार क्या है ए बी, और लंब क्या है बी सी। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी भी 1 है और बी सी भी कितना है 1, तो ए बी की जगह कितना लिख दिया 1 और बी सी की जगह भी कितना लिख दिया 1। तो ए सी का स्क्वायर बराबर आ गया 1 प्लस 1, तो ए सी स्क्वायर बराबर 2। अब दोनों तरफ क्या कर देना है, वर्गमूल। तो ए सी स्क्वायर का वर्गमूल तो हो गया ए सी, और 2 का वर्गमूल हो गया √2। तो ये जो ए सी है इस ए सी की लंबाई आ गई √2। अब क्या करना है, प्रकार लेना है, और प्रकार के नौ को तो बिंदु ए पर रखेंगे और पेंसिल की नौ को रखना है सी पर। तो ये जो प्रकार जो खुला है वो खुल गया √2 लंबाई का। प्रकार कितना खुला है, √2 लंबाई का। और प्रकार को क्या करना है, प्रकार की नोक को तो शून्य पर रख दो और पेंसिल की नोक से इस प्रकार इस तरफ चाप काट दो। तो जिस बिंदु पर ये चाप कटेगा वही बिंदु होगा √2। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर चाप कटा, तो ये जो बिंदु होगा वो बिंदु √2 को प्रदर्शित करेगा। अगला एग्जाम्पल है, इसमें दे रखा है संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो पिछले एग्जाम्पल में यहाँ तक हमने कर लिया था, ये जो लंबाई ए सी वो मिल गई थी हमें √2। अब क्या करना है, ये जो बिंदु सी है इस बिंदु सी पर 1 इकाई का लंब खींचना है। तो 1 इकाई का लंब खींच दिया। अब क्या करना है, ये जो बिंदु डी है इस बिंदु डी को ए से मिला देना है। तो ये जो त्रिभुज ए सी डी है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी। इस त्रिभुज ए सी डी में लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण तो क्या है, यहाँ पर कर्ण है ए डी, तो ए डी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है ए सी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है सी डी का स्क्वायर। ए सी कितना है √2 और सी डी कितना है 1। तो ए सी की जगह लिख दिया √2 और सी डी की जगह लिख दिया 1। तो ए सी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, ए का स्क्वायर 1, तो ए सी स्क्वायर बराबर आ गया 3। अब दोनों तरफ करना है वर्गमूल। तो ए सी के स्क्वायर का वर्गमूल तो हो गया ए सी और 3 का वर्गमूल हो गया √3। तो ये जो सॉरी यहाँ पर ए सी नहीं है ए डी है यहाँ पर, तो ए डी बराबर कितना आ गया √3। तो ये जो ए डी है इसकी लंबाई है √3। अब क्या करना है, वही प्रकार को लेना है। प्रकार की नौ को तो बिंदु ए पर रख देना है और पेंसिल की नौ को रख देना है बिंदु डी पर। तो प्रकार √3 लंबाई का खुल जाएगा। प्रकार कितना खुलेगा, √3 लंबाई का। अब क्या करना है, प्रकार के नौ को तो रख देना है शून्य पर, और शून्य पर रखने के पश्चात इस तरफ क्या कर देना है, चाप काट देना है। जिस बिंदु पर वो चाप कटेगा वही बिंदु होगा √3। वो जो बिंदु होगा वो कौन सा होगा, √3। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला कथन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कथन का मतलब ये है कि सभी की सभी जो अपरिमेय संख्या हैं वो वास्तविक संख्याएं होती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का संग्रह। परिमेय संख्याओं का संग्रह और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह, इन दोनों संग्रह को मिला दिया जाए तो जो नया संग्रह मिलेगा उस नए संग्रह को कहते हैं वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों के संग्रह को मिला दिया तो ये जो नया संग्रह में मिला इस नए संग्रह को कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो ये जो वास्तविक संख्या इसमें सभी की सभी क्या आ रही है, अपरिमेय संख्याएं आ रही है। सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं आ रही है, इसका मतलब कथन क्या हो गया, कथन भी क्या करें कि सभी की सभी अपरिमेय संख्या किसमें आनी चाहिए,
वास्तविक संख्या में। तो यहाँ पर जो अपरिमेय संख्या वो किस में आ रही है, वास्तविक संख्या में आ रही है। इसका मतलब कथन हो गया सत्य। और कारण में क्या लिखेंगे, कारण में लिख देंगे कि वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह है वह परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से मिलकर बना हुआ होता है। अगला कथन है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो संख्या रेखा की बात कर रहा है तो संख्या रेखा में कौन सी रेखाएं मानी है, हमेशा जब तक कि कुछ नहीं कहा जाए ना तब तक हमें वास्तविक संख्या लेकर चलनी है। तो संख्या रेखा है तो संख्या रेखा बना लो। संख्या रेखा पर क्या होता है, यहाँ पर बीच में 0 और इस साइड धनात्मक संख्या होती है और इस साइड में ऋणात्मक संख्या है। अब ये जो कथन है वो कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु का मतलब ये जो संख्या रेखा ना इस पर उपस्थित प्रत्येक संख्या वो किस प्रकार की है, रूट m के रूप की है। और m कौन सी संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। इसका मतलब यहाँ पर जितनी भी जो संख्या है ना वो कौन से रूप की बता रहा है, रूट m के रूप की बता रहा है। और ये जो m है वो कौन सी संख्या है, वो संख्या है प्राकृत संख्या। m कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या। अब ये जो रूट m है, m की जगह हम कोई भी जब प्राकृत संख्या रखेंगे तो यहाँ पर हमेशा कौन सी संख्या मिलेगी, हमें धनात्मक संख्या मिलेगी। m की जगह क्या रखनी है, m की जगह रखनी है प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार की संख्याएं। तो इस प्रकार की जब संख्याएं रखेंगे तो यहाँ पर हमें हमेशा कौन सी संख्या मिलेगी, धनात्मक संख्या मिलेगी। तो इस साइड वाली संख्या तो हमें मिल जाएगी, इस साइड वाली संख्या तो हमें मिल जाएगी, लेकिन 0 और 0 के अलावा ये जो ऋणात्मक संख्या है वो संख्या हमें नहीं मिलेगी। तो इस साइड वाली संख्या नहीं मिल रही, तो नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक जो बिंदु है वो रूट m के रूप का नहीं है। इस साइड वाला तो है लेकिन इस साइड वाला नहीं है। तो कथन तो हो गया असत्य, कथन तो है असत्य। क्यों, क्योंकि रूट m से केवल धनात्मक संख्याएं प्राप्त होगी, ऋणात्मक संख्याएं नहीं प्राप्त होगी। अगला कथन है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो कथन का मतलब क्या है कि सभी की सभी जो वास्तविक संख्याएं, सभी की सभी वास्तविक संख्याएं किस में आ रही है, अपरिमेय संख्याओं के संग्रह में आ रही है। ये तो है कथन का मतलब कि सभी की सभी जो वास्तविक संख्याएं हैं वो किस में आ रही है, वो आ रही है अपरिमेय संख्याओं के संग्रह में। यह है कथन का मतलब। अब हमने वास्तविक संख्याओं में से एक संख्या ले ली, मान लो 2 एक वास्तविक संख्या है लेकिन 2 अपरिमेय संख्या नहीं है। कथन तो कह रहा है कि सभी की सभी वास्तविक संख्याएं किस में आ रही है, अपरिमेय संख्याओं के संग्रह में आ रही है। लेकिन जब हमने एक वास्तविक संख्या ली 2, कौन सी संख्या ली 2, और 2 कौन सी संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो 2 अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कथन है वो क्या है, असत्य। असत्य क्यों है, क्योंकि 2 वास्तविक संख्या तो है लेकिन 2 अपरिमेय संख्या नहीं है। और कथन क्या कह रहा है कि सभी की सभी, सभी की सभी में ये 2 भी आ गया, तो सभी की सभी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन 2 अपरिमेय संख्या नहीं है। कथन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो कथन क्या हो गया, असत्य। और कारण क्या लिख देंगे, 2 वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला प्रश्न है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, 0 -1 -2 -3 आगे अनंत तक, 1 2 3 4 ये भी आगे अनंत, ये होती है पूर्णांक संख्या। अब इन पूर्णांक संख्याओं में ये जो ऋणात्मक संख्या है, इन ऋणात्मक संख्याओं को तो कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और इन धनात्मक संख्याओं को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। और ये जो शून्य है ये न तो धनात्मक पूर्णांक होता है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांकों को लिख लो 1 2 3 4 5। ये जो धनात्मक पूर्णांक है, इन धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, तो इन धनात्मक पूर्णांकों कर दिया वर्गमूल कर दिया इनका। और ये जो वर्गमूल है ये वर्गमूल अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि क्या ये धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल है वो सभी की सभी अपरिमेय संख्या है, सभी की सभी अपरिमेय संख्या है। यदि नहीं है तो ऐसी कौन सी संख्या है जो अपरिमेय संख्या नहीं है, हमें एक संख्या का उदाहरण बताना है। तो यहाँ पर हम बात करें √4 की, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 2 कौन सी संख्या है,
परिमेय संख्या। ये जो 2 है वो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये जो धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल है, ये वर्गमूल सभी के सभी अपरिमेय संख्या नहीं है। इनमें कुछ संख्या ऐसी है जो परिमेय संख्या भी है, जैसे √4 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। वही जो हमने एग्जाम्पल किए थे, √2 को निरूपित किया था हमने और √3 का भी निरूपण किया था। उसी प्रकार से हमें √5 का निरूपण करना है। अब वहाँ पर हमने जो त्रिभुज बनाया था, इस त्रिभुज में क्या कर देना है? एक रेखाखंड की लंबाई को तो ले लेना है 2 इकाई, आधार को तो ले लेना 2 इकाई और लंब की लंबाई को ले लेना 1 इकाई। तो जो इससे जो कर्ण की जो लंबाई मिलेगी वो हमें मिल जाएगी √5 इकाई। उसके पश्चात जो हमने आगे जो तरीका उसमें किया था, वही तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। और इसी के साथ ये प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट होती है।